Physiology of burn. First, the burn due to etiological factor like radiation burn, thermal burn, electric burn. It leads to tissue injury, जिसमें वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस रिलीफ होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, कैटेकोलामाइन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा. जब टिश्यू इंजरी हो जाता है देन इट लीड्स टू इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी. जो कैपिलरीज होती हैं मतलब कि जो ट्यूब्स होती है बॉडी में हमारे ऑर्गन्स में जो ब्लड को कैरी करती है उसकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. देन इट लीड्स टू द प्लाज्मा लीकेज इन टिश्यूज़. जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो ब्लड के साथ में मिला होता है, तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो लीकेज होने लगता है और जो इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर में शिफ्ट हो जाते हैं. मतलब कि जो कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा होती हैं वो टिश्यूज़ और सेल्स एंड टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. जनरलाइज्ड एडिमा को हम एना सार्का बॉडी भी बोलते हैं. तो जब प्लाज्मा लीक होकर के एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाएगी तब बॉडी में एडिमा दिखेगा. देन इट लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम. जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा. तो हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हार्ट जो पंप करता है वो ब्लड हार्ट तक के नहीं पहुंच पाएगा. तो पंपिंग सिस्टम उसका और इंक्रीज हो जाने के कारण जो हार्ट का रेट होता है वो इंक्रीज होगा. और क्योंकि जब ब्लड पंप नहीं कर रहा है और प्लाज्मा भी लीक हो चुका है तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो उसी कंडीशन को हम शॉक कहते हैं. देन इट लीड्स टू द डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन एंड ऑर्गन सिस्टम फंक्शन. अब क्या होगा, ऑर्गन जो सिस्टम है उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा और ऑर्गन का जो परफ्यूजन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पूरा जो भी प्लाज्मा वॉल्यूम है वो प्लाज्मा पूरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर में प्रेजेंट रहेगा. तो पूरा ऑर्गन बाथिंग ऑफ एन ऑर्गन टिश्यूज़ में पूरा प्लाज्मा फिल हो जाएगा. देन इट लीड्स टू ओलिगोयूरिया, इंटेस्टाइनल इलियस एंड डिक्रीज कॉन्शियस लेवल. ओलिगोयूरिया क्यों होगा? क्योंकि एडिमा हो गया है पेशेंट की बॉडी में ड्यू टू बर्न एंड टिश्यू डैमेज हो चुकी हैं. तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो फ्लूइड के लॉस हो चुके हैं. तो किडनी तक के जो ब्लड पहुंचेगा उसमें ना ही सोडियम रहेगा ना ही पोटेशियम. मेनली यूरिन क्या करता है हमारे बॉडी से, पोटेशियम एंड सोडियम का रिटेंशन आउट करता है और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं. ओके, तो ये सारे पहले ही डिस्टर्ब हो चुके हैं तो यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसी को हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं. इंटेस्टाइनल इलियस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा और कर्लिंग अल्सर शो करेगा. कर्लिंग अल्सर क्या होता है? इसमें गैस्ट्रिक एरोजन होता है. इट मीन्स म्यूकोसल डिफेंस डैमेज हो जाते हैं. जो म्यूकोसल लेयर होती है जो डिफेंस करती है स्टमक में उसका डैमेज हो जाता है, उसी को हम गैस्ट्रिक एरोजन बोलते हैं और उसी का एक साइंटिफिक नेम है कर्लिंग अल्सर. ओके, और कॉन्शियसनेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा. और इसी के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं लाइक फर्स्ट फ्लूइड लॉस और इवोपरेटेड फ्लूइड लॉस. फ्लूइड लॉस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पूरा इम्बैलेंस हो चुका है. हाइपोनेट्रेमिया डिक्रीज क्यों होगा सोडियम का अमाउंट? क्योंकि एडिमा फॉर्म हो गया है. एडिमा होने से सोडियम का अमाउंट बाहर वो अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर में आ जाता है. ओके, हाइपोकैलेमिया एज यू नो द पोटेशियम इज़ द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन. मतलब जो पोटेशियम होता है वो बॉडी सेल्स का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैटायन होता है. ओके, तो इस कारण से जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उसके कारण से पोटेशियम वो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में बाहर आ जाएगा तो वो किडनी तक के पहुंच नहीं पाएगा सोडियम और पोटेशियम. नेक्स्ट, इंक्रीज्ड हीमेटोक्रेट लेवल. जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज दिखाता है जब पेशेंट का डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन आता है करते हैं हम. ओके, क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा. जब प्लाज्मा पूरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर में पहुंच चुके हैं, ब्लड में है ही नहीं, तो ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स वाई हीमेटोक्रेट लेवल इंक्रीज दिखाएगा. एंड द लास्ट वन इज हाइपोटेंशन शो होगा. डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि क्या उसका कॉज है, उसको देखेंगे थर्मल या इलेक्ट्रिकल केमिकल कौन सा बर्न है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, उसके बारे में हम फर्दर डील करेंगे. द फोर्थ वन इज़ ABG एनालिसिस.
ये इन्हेलेशन इंजरी में करते हैं आर्ट्रियल ब्लड गैस, जो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है कितना नहीं है उसका अमाउंट चेक करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन में कितना लेवल मॉलिक्यूलर उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो चेक करते हैं। जैसे कि पॉइजनिंग हो गया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग इंजरी हो गया अगर पेशेंट का, तो 15% से इंक्रीज़ अगर ये आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे एबनॉर्मल। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो हम और भी असेस करते हैं, जैसे कि अगर नॉन स्मोकर पेशेंट्स को करेंगे तो उनका 2% से कम रहेगा, और जो स्मोकर्स पेशेंट्स का है उसका 5% से कम रहेगा। और अगर कोई पेशेंट जैसे कि पॉइजनस गैस मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर इनहेल किया है तो उसके में 9% से कम दिखाएगा, या अगर उससे ज़्यादा है मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है, ओके, तो ये पॉइजनिंग गैस का इनहेलेशन चेक करने के लिए होता है। और ये स्मोकिंग को भी असेस कर सकते हैं इससे। देन नेक्स्ट वन इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इनिशियल स्टेज होता है बर्न का, उसमें जो पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज़ दिखाता है और सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज़ रहता है, क्योंकि एडिमा होने के कारण बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। एंड लेटर स्टेज में पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है और सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और मैग्नीशियम का लेवल भी इंक्रीज़ शो होता है। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट में। देन यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट में जो एल्बुमिन है और हीमोग्लोबिन का लेवल है वो ऑल्टर दिखाई देगा। और अगर इन्हेलेशन इंजरी है नेक्स्ट तो चेस्ट एक्सरे करेंगे लंग्स का, और ईसीजी मॉनिटर करेंगे हार्ट एक्टिविटी को असेस करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल बर्न ओनली, लाइक ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट, इन मैनेजमेंट ऑफ burn, the priority based management is ABCD. Its full form is airway management, breathing management, circulation management and disability management. इसको हम पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग देंगे। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ बर्न। मैनेजमेंट ऑफ बर्न में सबसे पहले आता है माइनर बर्न। माइनर बर्न में कौन सी कैटेगरी वाले पेशेंट्स को लेते हैं? जैसे कि अगर पेशेंट का जो बॉडी सरफेस एरिया बर्न लेस देन 50% ऑक्यूपाइंग है तब हम उसको माइनर बर्न में कंसिडर करेंगे। एंड इन डिक्रीज इन 40 ईयर्स से अबव जो पेशेंट होते हैं उनमें लेस देन 10% अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है तो हम उनको मॉनिटर करेंगे माइनर बर्न में, ओके। देन द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ माइनर बर्न। फर्स्ट इज इनिशियल इवोल्यूशन ऑफ द बर्न। जैसे ही पेशेंट आता है उसको इवॉल्वेट करेंगे कि कितना डिग्री बर्न है, ओके, एंड वुंड एरिया कितना बर्न हुआ है और वुंड एरिया को देखेंगे, असेसमेंट करेंगे। देन सेकेंड इज इम्यूनाइजेशन ऑफ टिटेनस। तो टिटेनस का इंजेक्शन इम्यूनाइज करेंगे। देन मिनिमाइजिंग द पेन एंड एनजाइटी। पेशेंट के पेन को पेन किलर्स दे करके एंड एनजाइटी को उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स दे करके हम लोग डिक्रीज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। और जो पेन का मैनेजमेंट है हम मॉर्फिन देते हैं आईवी में, थ्रू आईवी ही रहेगा पेन का मैनेजमेंट अगर मेजर बर्न है तो भी, ओके। देन नेक्स्ट इज टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द होम वुंड केयर। हम पेशेंट को होम वुंड केयर कैसे कर सकते हैं, घर में जाकर के अपने वुंड का केयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देंगे। एंड पेशेंट को ठीक होने के बाद कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, रेंज ऑफ मोशंस बताएंगे ताकि बॉडी के मूवमेंट्स और जॉइंट्स के मूवमेंट्स रिड्यूस ना हो और एडिमा भी रिड्यूस हो जाए एंड पेशेंट फील्स बेटर। देन द वुंड केयर। वुंड का केयर कैसे करना है और पेशेंट को होम वुंड केयर कर सके उसके बारे में कैसे नॉलेज प्रोवाइड करना है। फर्स्ट द क्लींजिंग। पहले हम लोग सोप और वार्म वाटर से माइल्ड सोप का यूज़ करना है, ज़्यादा सोप नहीं लेना है, प्लस वार्म वाटर का यूज़ करेंगे उसको क्लीन करने के लिए। देन हम सलाइन में डूबा हुआ जो गॉस पीस होता है उससे हम उसको रैप करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज डेब्राइडमेंट। डेब्राइडमेंट में क्या करेंगे, हम जो सेल टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं उनको वहाँ से रिमूव करेंगे और फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि डस्ट है अगर तो उससे भी हम क्लीन करेंगे, ओके। और जो भी अगर हेयर है, अगर उसके मार्जिन में हेयर है तो उसको भी शेव करेंगे, और अगर वहाँ पर हेयर है तो उसको भी कट आउट करेंगे। और वहाँ पर जो लूज नॉन वायबल टिश्यूज़ हैं उसको भी हम ट्रिम करेंगे, मतलब जो टिश्यूज़ आधे बर्न होकर के रह जाते हैं सेल्स में, स्किन में, उसको भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि वो फंक्शन नहीं करते फर्दर, ओके। थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल।
जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें केमिकल अगर रह गया है या तार या डस्ट पार्टिकल्स उसमें रह गए हैं तो उसको हम वॉश करके इरिगेशन करके हम उसका क्लीन करेंगे और 20 मिनट्स के लिए वाटर से, या फिर हम उसको क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ हम उसको अप्लाई करेंगे। कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते इसमें। वो जो एंटीबायोटिक्स ऑइंटमेंट है नॉन न्यूट्रलाइजिंग और नॉन इरिटेटिंग क्रीम होना चाहिए, वो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। देन द फर्स्ट एड बर्न मैनेजमेंट इज न्यूमोनिक हैज स्टॉप द बर्निंग एज फॉर स्ट्रिप हॉट क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। जो हॉट क्लोथ्स और ज्वेलरीज बर्न के कारण बॉडी में चिपक गए हैं उसको हम लोग को रिमूव करना है, वरना वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी फर्दरली कॉज कर सकता है। ओके, एंड टी फॉर टर्न ऑन कूल टैप। हम लोग को आइस का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और कूल वाटर में 10 मिनट्स के लिए जहाँ बर्न एरिया है उसको रखना है। देन ओ फॉर ऑर्गेनाइज मेडिकल असिस्टेंट। एम्बुलेंस या फिर ऑर्गेनाइज करना है हमको, मेडिकल जो भी हॉस्पिटल से वहाँ पर कॉल करके पेशेंट को वहाँ पर ले जाने के लिए ऑर्गेनाइज करना। ओके, पी फॉर प्रोटेक्ट बर्न विथ क्लिंग फिल्म और क्लीन क्लोथ। डू नॉट यूज ड्रेसिंग पफी क्लोथ्स एंड क्रीम्स और लोशन। हमको कोई भी लोशन या क्रीम ड्रेसिंग का तुरंत यूज़ नहीं करना है। हमको ट्रांसपेरेंट शीट्स जो होते हैं उनके थ्रू या फिर क्लीन क्लोथ के थ्रू पेशेंट के बर्न एरिया को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि आप इमेज देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे द मैनेजमेंट ऑफ मेजर बर्न। मेजर बर्न आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी को एक बार पढ़िए, लिखिए और समझिए, देन ये समझ आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है और ये बहुत आता है। ओके, 4 स्टेजेस और फेज होते हैं। फर्स्ट इज इमरजेंट, इंटरमीडिएट, एक्यूट एंड रिहेबिलिटेशन फेज। फर्स्ट इज इमरजेंट और द इमीडिएट फेज और इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिसक्सिटेशन फेज। इसको हम लोग 48 to 72 आवर्स के अंदर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इट इज स्टार्ट विद द बिगनिंग ऑफ इंजुरी टू एंड विद द रिस्टोरेशन ऑफ कैपिलरी परमेबिलिटी। जो कैपिलरी की परमेबिलिटी डिक्रीज हो गई थी उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। ओके, तो फ्लूइड का इसमें पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए फ्लूइड मैनेजमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट गोल क्या होगा ऑफ दिस फेज इज टू प्रिवेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक। हम इसमें मेन गोल हमारा क्या होना चाहिए कि पेशेंट को जो हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला गया है, मतलब जिसका पीपी डिक्रीज और हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, उसको हमको रिस्टोर करना है, उससे हमको प्रिवेंट करना है। एंड जो वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग है उसको भी प्रिजर्व करना है। एंड इट प्रोवाइड इन द प्री हॉस्पिटल केयर एंड एमरजेंसी रूम। इसको एमरजेंसी रूम में और प्री हॉस्पिटल केयर भी करते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस में कर सकते हैं या फिर एडमिट करने से पहले भी इसको अप्लाई करते हैं। एंड मेनली वी हैव टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया में क्या होता है, जो पेशेंट का रेस्पिरेशन है वो बीच बीच में स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को डेथ कॉज करता है, तो इस कंडीशन से हमको पेशेंट को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट, चांसेस ऑफ एस्फाइक्सिया इज इंक्रीज्ड आफ्टर द बर्न। बर्न के बाद ये कंडीशन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज फार्मूला टू कैलकुलेट फ्लूइड रिक्वायरमेंट। हम फ्लूइड रिक्वायरमेंट को एक फार्मूला है उससे असेस करके पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इज पार्कलैंड फार्मूला फॉर टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन 24 आवर्स। हम इसको 24 आवर्स में देते हैं पेशेंट को। कैसे, इसका फॉर्मूला है 4 ml RL इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इन परसेंटेज इंटू बॉडी वेट इन kg। ओके, दिस इज फॉर्मूला विच इज अप्लाइड। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि अगर 100% बर्न हुआ है तो हम उसको 50% फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे एंड 50% फर्दर नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। ओके, तो जो 16 आवर्स है उसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं 8 आवर्स में। ओके, तो 25% हम फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट फेज इज इंटरमीडिएट और रिसक्शनेट फेज। ओके, ये फेज जो है 10 to 20 डेज चलता है।
इसमें हम पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं एंड वुंड केयर करते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके हैं। इन्फेक्शन से प्रिवेंट हम पीपीई किट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को जब वो एंटर करते हैं, और हम भी जो मेडिकल स्टाफ है वो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं टू रिमूव द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं इसमें हम लोग, यूरिन का आउटपुट चेक करते हैं, क्रेडल बेड प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और टेस्ट के लिए भेजते हैं यूरिन का सैंपल, स्टूल का सैंपल, और पेशेंट का अगर हैंड में भी हो गया है बर्न तो हम उसको एलिवेट करके ऊपर फर्दर रखेंगे उसको स्टैंड में, वरना नेक्रोसिस कॉज करता है या फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांसेस रहता है। और इसमें हम एक्सरे भी करते हैं पेशेंट का फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। नेक्स्ट इज एक्यूट फेज। एक्यूट फेज में क्या करते हैं, वुंड केयर करते हैं। वुंड का केयर ओपन वुंड केयर एंड क्लोज वुंड केयर। क्लोज वुंड केयर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग क्योंकि उसमें पेशेंट के हैंड में मूवमेंट अच्छे से हो सकता है और वो एक दूसरे से ज़्यादा ज्वाइन नहीं होते। ओके, इस फेज़ में स्किन ग्राफ्टिंग भी किया जाता है। पेशेंट का अगर स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है, मैंने 3 ही लिखे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले कॉस्मेटिक के जब सर्जरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज़ ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मतलब होता है ओन स्किन को कट करके अपने बॉडी में जहाँ बर्न हुआ है वहाँ पर लगा देते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ होमोग्राफ्ट। इसमें डेड बॉडी स्किन का कट करके पेशेंट के बॉडी में लगाते हैं। नेक्स्ट इज जीनोग्राफ्ट। इसमें पिग के स्किन को कट करके लेते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स फ्रॉम इन्फेक्शन। इस फेज़ में हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, एंड पेन किलर भी प्रोवाइड करेंगे टू रिड्यूस द पेन। और इसको हम आईवी देंगे, मैंने जैसे बताया था मॉर्फिन दे सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स, और आईएम नहीं देंगे और सबक्यूटेनियस भी नहीं देंगे। ओके, हाइड्रोथेरेपी भी दिया जाता है इस फेज़ में। हाइड्रोथेरेपी मतलब कि क्या होता है, हाथ को या फिर जहाँ पर एरिया बर्न हुआ है उसको पानी में 20 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए डीप करके रखते हैं। उसके बाद जो उसमें डेड स्किन या डेड टिश्यूज़ हैं उसको रिमूव किया जाता है जो बाद में इन्फेक्शन ना कॉज करे और न्यू सेल्स और टिश्यूज़ का ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ओके, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे क्योंकि पूरे स्किन के बॉडी का लॉस हो रहा है बर्न में, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स का हाई कैलोरीज में उसको प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को कम से कम 5000 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेकंड नेक्स्ट इज स्कैरोटोमी। इसमें भी स्कार्स को रिमूव करते हैं जैसे हाइड्रोथेरेपी में है और इन्फेक्शन से कंट्रोल करते हैं। ओके, क्लीनिनेस हाइजीन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फेज इज रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन में पेशेंट को रीएश्योरेंस देते हैं कि पेशेंट को रीएश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्दर अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं और जो भी स्कार्स है वो भी धीरे से मिट जाएंगे, या अगर नहीं मिटेंगे तो जो भी है पेशेंट को कंफर्म बताते हैं और नॉर्मलाइज करते हैं पेशेंट को, उसके एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं ताकि पेशेंट बाद में फिर से परेशान ना हो इस बारे में, और कोई भी डाउट हो तो क्लियर करते हैं पेशेंट का। और फिजिकल एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाया जाता है ताकि उसके मोबिलिटी के लिए जॉइंट्स और रेंज ऑफ मोशंस भी उसको दिया जाता है ताकि फर्दर एडिमा ना कॉज करे और पेशेंट अपनी लाइफ में डर के ना रहे कि अगर लगा है तो मैं ज़्यादा मूव नहीं कर सकता क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका पूरा थेरेपी, पूरा फेजेस उसको पास हो गया है उसके बाद, और रिकवरी फेज़ है क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन फेज इज़ रिकवरी फेज। अब पूरा पेशेंट ठीक हो गया है, अब वो घर जाने के लायक हो चुका है। टू मेंटेन लाइफ फर्दर ऑन, पेशेंट को बताना है कि आप फर्दर कैसे अच्छे से अपने लाइफ को मेंटेन करके और पहले की तरह रह सकते हो। अगर पेशेंट का बर्न कम है, अगर उसका हैंड या फिर शोल्डर और कहीं अदर बॉडी पार्ट में लगा हुआ है, बर्न हुआ है, तो उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम उसे बता सकते हैं कि दूसरे पेशेंट्स को पूरे फुल बॉडी में बर्न होता है, या फिर कई पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही बर्न हो जाता है, सीवियर 4 डिग्री बर्न इतना ज़्यादा होता है कि उनका जो हार्ट रेट है वो भी ठीक नहीं हो पाता, वो सांस भी नहीं ले पाते अच्छे से। तो उनको पूरा सपोर्ट करना है पॉजिटिव वे से कि आप अपने लाइफ को आगे फर्दर अच्छे से जी सकते हैं जैसे कि पहले थे, और कोई इशू नहीं है कि अगर आपको बर्न हुआ है तो। नाउ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें मैंने 3 ऑइंटमेंट्स के नाम लिखे। फर्स्ट इज सिल्वर नाइट्रेट, वो इन्फेक्शन और लेशन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, और जो लेशन है मतलब जो घाव हो गया है
उसको डिक्रीज़ करता है और ठीक करता है। सेकेंड वन इज़ सिल्वर सल्फाडाइजिन, ये भी ऑइंटमेंट है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, एंटीबैक्टीरियल है। एंड थर्ड वन इज़ मेफेनाइट एसीटेट, ये भी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये तीनों ऑइंटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज मेफेनाइट, मेफेनाइट जो है पेन किलर है, इसको हम आईवी फॉर्म में देंगे। अगर पेशेंट का एंजाइटी लेवल ज़्यादा है तो एंटी एंजाइटी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।